नमस्कार नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। तो साथियों, जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो कौन सा टॉपिक है। तो मैं बात करूं अगर राजस्थान के एकीकरण की बात करता हूं दोस्तों। तो राजस्थान का एकीकरण हमने पूर्ण कर लिया। कहां से चले थे हम? आजादी से चले थे। कहां से? आजादी से, यानी 15 अगस्त 1947 से चले थे और लास्ट तक हमने क्या किया, हमारी जो एकीकरण हुआ उसको राजस्थान का कंप्लीट कर दिया। राजस्थान के एकीकरण में सिर्फ दो बातें याद रखनी है दोस्तों। वो तो आपको पता है, मैंने बता दिया कि ये प्रारंभ कब हुआ और अंतिम चरण कब बना था। उसमें हमारा संविधान लागू होता है, उसकी भी डेट आती है उसमें 26 जनवरी 1950। और दोस्तों 18 मार्च 1948 से स्टार्ट हुआ था और 1 नवंबर 1956 में ये बनकर पूरा हो जाता है। इस प्रकार से कुछ हमारे एकीकरण की बातें थी जो हमने पिछली ही क्लास में उसको पूर्ण कर दिया और उसकी अलग प्ले लिस्ट बना दी गई है, आप उसे जरूर देखना। तो दोस्तों आज जो बात करने जा रहे हैं, हमने थोड़ी आधुनिक राजस्थान की बात करें, आधुनिक जो राजस्थान का जीके है उसकी बात कर रहे हैं हम। तो दोस्तों आज जो टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है 1857 की क्रांति। तो आज हम आराम 1857 की क्रांति करांगा। जी हाँ, राजस्थान को एकीकरण करियो भी 1857 की क्रांति आराम करता जावांगा। लगभग 2 क्लास वहां पर पूर्ण कर देंगे। ठीक है, थाने समझ में आ रही है? मैं उम्मीद करूं भी जिको भी करवा रहे हो थाने समझ में आ रही है। तो जिकी आज आप क्लास लगावांगा, यह क्लास ले रहे हैं अभी, नाम है 1857 की क्रांति। राजस्थान की 1857 की क्रांति जिसे बोला जाता है भारत का स्वतंत्रता, पहला स्वतंत्रता संग्राम। तो 1857 की बात करेंगे आप। देखो अब 1857 की क्रांति दोस्तों, 1857 की क्रांति। अब 1857 की क्रांति क्या थी और ये क्यों महत्वपूर्ण है? दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है कि आप अगर इसको करोगे तो आपको पहले देखने में तो ऐसा लगेगा भी ये बहुत हार्ड है, मुश्किल है टॉपिक। लेकिन जैसे आप इसको करोगे तो आपके अंदर एक अलग सा जोश उत्पन्न हो जाएगा और ये समझने में बहुत ही आसान है, एक कहानी की तरह है। इसमें हमारे क्रांतिकारियों ने भाग लिया था और जो अंग्रेजी सत्ता का या अंग्रेजी जो सेना थी उसका विरोध किया था। तो इससे जुड़ी हुई कहानी है कुछ, वो आपको बताएंगे। और इसकी जो मूल कहानी है दोस्तों वो होती है हमारे 1757 से शुरू होती है। हाँ, 1757 से लेकर 1757 में हमारे भारत में जो ब्रिटिश सत्ता है या बोलो अंग्रेजी सत्ता है उसका वास्तविक यहाँ पे संस्थापना हो जाती है। तो दोस्तों उससे जुड़ी हुई बात हम अभी यहाँ करेंगे। वो एक ऐसी कड़ी है, अगर उसको करेंगे तो हमारे राजस्थान का जो 1857 की क्रांति है उसे करने में आसानी होगी, क्योंकि जो पहले से चलता आया है उसको हम करेंगे। तो दोस्तों हुआ ऐसा कुछ कि हमारे राजस्थान में क्या है कि कुछ जैसे मराठा हो गए, अन्य जातियां, डाकुई जातियां हो गई, वंशज हो गए, भारत के अन्य वंशज हो गए या भारत की सीमाओं से बाहर वंशज हो गए। उन्होंने क्या किया कि राजस्थान में आकर उन्होंने लूटपाट करना शुरू कर दिया, उन पे आक्रमण करना शुरू कर दिया, राजाओं का शोषण करना शुरू कर दिया, प्रजा का शोषण करना शुरू कर दिया। तो राजाओं ने क्या किया, उनसे परेशान हो गए, तंग आ गए और वो क्या किए, ब्रिटिश के पास चले गए। और ब्रिटिश जो कुछ नेता थे या ब्रिटिश कार्य, उन्होंने क्या किया, उनके साथ कुछ सहायक संधि की। और उस सहायक संधि वो उस वक्त उनको पता नहीं था भी ये गलत है या सही है। उनके सहायक संधियों में आकर वो सहायक संधि उन्होंने मान ली और आगे जाके फिर क्या हुए, वो सहायक संधि मानते गए और उनके गुलाम बन गए। इस प्रकार जो राजस्थान में उन्होंने अपनी जो राजपुताना रेजिडेंसी है उसकी भी स्थापना की थी 1832 में दोस्तों। उससे जुड़ी हुई पहले की मैं एक कड़ी बताना चाहता हूं, उसको समझना कि भारत की बात करूं मैं, एक 1757 से चलेगी दोस्तों। यहां से 1757 से जुड़ी हुई कड़ी है। 1757 में ऐसा क्या हुआ, 1757 में ऐसा क्या हुआ कि भारत में अंग्रेजों का शासन हो गया, अंग्रेजों ने अपना वास्तविक स्थापना यहां पे कर ली। क्या हुआ था ऐसा, तो आपको बता दूं कि यहां पे 1757 में बात आती है पश्चिम बंगाल की, बात आती है दोस्तों अपने पश्चिम बंगाल की।
अब पश्चिम बंगाल में ऐसा क्या हुआ, इसकी भी बात करेंगे। पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल क्या हुआ, पश्चिम बंगाल में एक पलासी स्थल है, पलासी एक जगह है, वहां पे क्या हुआ दोस्तों, एक युद्ध हुआ था, एक युद्ध हुआ था वहां पे 1757 में दोस्तों, 1757 में युद्ध हुआ। और यहीं से हमारे क्या होते हैं कि ब्रिटिश सरकार है वो अपने भारत में अपना शासन स्थापित करती है। और उसके बाद एक और युद्ध होता है बक्सर का युद्ध, उसमें पूर्णतः वास्तविक स्थापना कर लेती है। तो दोस्तों इससे जुड़ी हुई बात अब हम करेंगे दोस्तों। तो यहां प्लासी का युद्ध होता है, ये प्लासी का युद्ध है दोस्तों, हमारे पश्चिम बंगाल के जो राजा है उसके साथ होता है, उनका नाम क्या है, सराजा दौला। जो सुराजा दौला था उसके साथ एक व्यक्ति आता है ब्रिटिश का, उसके साथ इसका युद्ध होता है। कहां होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। और उस व्यक्ति का नाम क्या है दोस्तों, लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव। जो सुराजा दौला है उसका युद्ध होता है किसके साथ होता है दोस्तों, अपने लॉर्ड क्लाइव के साथ होता है। जो दौला और किसके, लॉर्ड क्लाइव के मध्य होता है दोस्तों। और ये युद्ध होता है वो अपने 23 जून 1757 में होता है। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे सिराजुद्दौला जी हार जाते हैं, यहां पे ये हार गए और जीत गए कौन, लॉर्ड क्लाइव, ब्रिटिश के राजा जीत गए, ब्रिटिश का एक जो सदस्य था वो जीत गया। और यहां पे इसका परिणाम क्या आता है दोस्तों, परिणाम, जो इसका परिणाम आता है दोस्तों वो इस प्रकार आता है परिणाम कि यहां भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना, तो दोस्तों हुआ क्या, हुआ ऐसा कि हमारे पश्चिम बंगाल में प्लासी का युद्ध होता है 23 जून 1757 में। और यहां पे हुआ क्या, यहां पे दो व्यक्तियों के मध्य युद्ध हुआ, और एक था सिराजुद्दौला और एक था लॉर्ड क्लाइव। इसमें सिराजुद्दौला हार जाते हैं लेकिन लॉर्ड क्लाइव यहाँ पे जीत जाते हैं। जीतने के बाद यहाँ पे कुछ साहिक संधियां भी होती है इनके बीच में। और यहाँ पे क्या होता है कि भारत में अंग्रेजी सत्ता का एक स्थापना हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे एक युद्ध आएगा दोस्तों, उसके बाद में इन्होंने अपनी यहाँ पे स्थापना कर ली, लेकिन इनके मन में कुछ और भाव जागने लगे कि क्यों ना हम वास्तविक स्थापना अपने भारत में कर लेते हैं और भारतीयों के साथ अपने कुछ राजनीतिक मुद्दे भी उनको हल करेंगे। इस प्रकार से इनके मन में थोड़ा मतलब लालच आने लगा। आपको पता ही है कि कोई भी अगर आपके पास, मान लीजिए आपके पास 10 रुपए आज, तो आप सोचते भी अगर 10 रुपए और होते तो कुछ अच्छा खाने को मिल जाता, होता है ना। या फिर अपने कहीं कोई छूट मिलती है तो हमने सोचते भी थोड़ा सा और बोनस मिल जाता तो अच्छा होता। या फिर हम कहीं जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है भी थोड़ा इससे थोड़ा सा और बढ़कर होता तो हमें अच्छा लगता। उसी प्रकार इन्हीं के मन में कुछ ऐसा चल रहा था कि हम और भारतीयों के साथ एक संधि करते हैं या फिर युद्ध करते हैं, और उसके बाद अपने भारत में वास्तविक स्थापना हम कहां कर लेंगे, भारत में कर लेंगे ब्रिटिश सत्ता की। तो यहां पर क्या होता है दोस्तों, 1757 में तो 23 जून 1757 में पश्चिम बंगाल में प्लासी का युद्ध होता है, सिराजुद्दौला और हमारे लॉर्ड क्लाइव के बीच में होता है। यहां पे लॉर्ड क्लाइव जीत जाता है और हमारे सिराजुद्दौला जी यहां पे हार जाते हैं। और फिर परिणाम क्या निकल के आता है, भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हो जाती है। वास्तविक स्थापना नहीं होती, स्थापना हो जाती है। अब दोस्तों मैं आगे बात करना चाहता हूं दूसरे युद्ध की। ये युद्ध करोगे आप, ये महत्वपूर्ण युद्ध है, ये महत्वपूर्ण युद्ध है। इनसे ही आगे हमारे भारत में कुछ संधियां होगी। तो दोस्तों आगे बात करना चाहता हूं मैं कुछ दूसरे युद्ध की। आता है एक बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध आता है दोस्तों, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध, ये देखो क्या था। अब बक्सर के युद्ध की बात करूं दोस्तों, ये अपने बिहार में हुआ था। कहां हुआ था, बक्सर का युद्ध बिहार में हुआ था। और बिहार में हुआ, ये हुआ कब था, अपना 1764 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 1764 में हुआ था। यहां पे भी अंग्रेजों का एक नया मुद्दा था।
कुछ नई नीतियां थी उनकी, वो किस उद्देश्य से अपने भारत में आक्रमण कर रहे थे, किस उद्देश्य से उन्होंने संधियां की, किस उद्देश्य से युद्ध कर रहे थे, उनके मन की तो वो ही जाने है। अपने को तो भारत को बचाना है तो युद्ध तो करना ही पड़ेगा, या संध्या मारनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इन्होंने सोचा चलो युद्ध करते हैं, पहले युद्ध जीत गए तो ठीक है, भारत अपना है, नहीं तो हम संधि तो करनी पड़ेगी। ये कुछ इनके मन में ऐसा चल रहा था। तो ब्रिटिश सरकार ने कहा भी हम युद्ध करेंगे आपके साथ। तो उनका उद्देश्य था भारत में वास्तविक स्थापना करनी ब्रिटिश सत्ता की, और ये चाहते थे भारतीय वाले भी वो यहाँ पे वास्तविक स्थापना न करें। ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बात हो गई। अब बात होती है दोस्तों, यहाँ पे देखो 1764 में यहां पे एक मुनरो नाम का एक ब्रिटिश सदस्य आता है, मुनरो नाम का ब्रिटिश सेना का एक सेनापति आता है। उसके काल में ये युद्ध होता है 1764 में। उसके काल में क्या होता है दोस्तों, ये युद्ध होता है 1764 में। और डेट क्या है दोस्तों, 23 अक्टूबर 1764 को, 23 अक्टूबर 1764 को यह युद्ध होता है दोस्तों। और जो पहला युद्ध हुआ था दोस्तों, वो अपने कब हुआ था, 1757 में हुआ था, अपने 23 जून 1757 में। और यह युद्ध होता है 23 अक्टूबर 1764 में। अब इसके बीच में क्या होता है, एक मीर कासिम जी होता है। आपको अगर थोड़ा भारत के अगर हिस्ट्री करवाएंगे राकेश सर, तो उसमें मीर कासिम और मीर जाफिर का नाम आएगा आपके, ठीक है। वो थोड़ा पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है। उसी में क्या होता है, ये जो हुआ वो बिहार में हो गया युद्ध। और यहां पे मुनरों के साथ किसने युद्ध किया, मीर कासिम ने। मीर कासिम ने क्या किया, मुनरों के साथ युद्ध किया, कि ये चाहते थे क्या पता हम जीत जाए और यहां पे क्या हो, यहां पे ब्रिटिश सत्ता की वास्तविक स्थापना न हो। अब होता क्या है दोस्तों, यहां पे देखो होता कुछ यूं है, देखो कि यहां पे मीर कासिम जी हार जाते हैं और जीत कौन जाता है, मुनरो यहां पे जीत जाता है। अब होता क्या है, जीत गया। अब होता क्या है, होगा वही जो खुदा चाहता है। अब देखो दोस्तों, यहां पे हुआ क्या, हुआ कुछ इस तरह कि मीर कासिम जी हार गए और भारत वालों ने कहा मरा दिया, हार गया भाई, अब क्या हुआ, होना क्या था, होगा वही जो पहले हुआ था, उससे बढ़कर होगा, जो भी होगा अब उससे बढ़कर होगा। उससे क्या दोस्तों, बढ़कर होगा। अब क्या होता है दोस्तों, देखो यहां पे परिणाम निकल के आता है। परिणाम क्या आता है, अब परिणाम जो आएगा दोस्तों, वो अपने पास परिणाम क्या आता है। अब देखो परिणाम, परिणाम परिणाम चाल जा रहे, मार्कर नहीं चल रहा भैया, आपके मार्कर चला ले एक बार को। परिणाम जो आता है दोस्तों, परिणाम क्या आता है, रिजल्ट। रिजल्ट क्या बोलता है यहां पे, उसका आपको ध्यान रखना है। रिजल्ट निकल के आता है पहले वाले 23 जून 1757 में हमारे प्लासी का युद्ध हुआ था, उसमें यह कहा गया या फिर यह परिणाम आया, यह संधि हुई कि भारत में ब्रिटिश सत्ता का स्थापना हो गई। लेकिन यहां पे जो रिजल्ट निकल के आया वो आया भारत में ब्रिटिश सत्ता की वास्तविक स्थापना। यहां पे ब्रिटिश सत्ता की वास्तविक स्थापना होगी और कुछ उन्होंने यहां पे ऑफिस भी बनाने स्टार्ट कर दिए। अब यहीं से ही कहानी शुरू होती है, यहीं से ही कहानी शुरू होती है दोस्तों। और कहानी क्या शुरू होती है उसकी बात अब हम करेंगे दोस्तों। यहां पे कुछ इस प्रकार से युद्ध हो गए, 1757 में हो गए, 1764 में हो गए। अब यहां पे अंग्रेजों ने अपने वास्तविक स्थापना कर दी। अब हुआ कि वो हम भी करांगा तार सामने। अब दोस्तों ये बहुत ही खूबसूरत बातें आपको याद रखनी है और आपको बताने जा रहा हूं, उस बातों को थोड़ा गौर से सुनना और बार बार उस बात को सुनना जब तक आपको समझ में न आए। अब होता कुछ इस तरह से है दोस्तों, देखो यहां पर तीन व्यक्ति आते हैं ब्रिटिश के, और जो राजस्थान और भारत के जो व्यक्ति थे वो जो विदेशी आक्रमणकारी थे उनसे तंग आई हुई थी, उनकी लूटपाट से। जैसे बोलूं राजस्थान वाले हमारे मराठाओं से तंग आई हुई थी, वो लूटपाट करती थी। और दूसरी बात कि जो हमारे राजस्थान की राजनीतिक जो दशा थी या बोलो भारत की दशा थी वो बहुत ही खराब थी। उनको राजनीतिक में थोड़ा नॉलेज वगैरह कौन ही हो, थोड़ा वीक सही या कमजोर आ,
तो अब हुआ क्या, अब वो लूटपाट होने लगी कुछ विदेशियों की, मुनरो ने यहां पे भी हक कर लिया, वास्तविक स्थापना कर दी। तो अब ब्रिटिश सरकार के सामने भारत के और राजस्थान के, ज्यादा राजस्थान का व्यक्ति जाता है, पहले भारत का ही व्यक्ति जाता है और अपने लॉर्ड वेल्लेस्ली के पास जाता है। यहां 3 व्यक्तियों के नाम आएंगे दोस्तों, वो सुनना। अब 3 व्यक्ति कौन कौन से हैं, 3 व्यक्ति कौन कौन से हैं। अब सहायक संधि करवा रहा हूं दोस्तों, सहायक संधि, इन्हीं में सब कुछ राज है। ये अगर राज समझ गए सहायक संधि तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सहायक संधि करेंगे दोस्तों, यहां सहायक संधि में 3 व्यक्ति आते हैं और 3 ही सहायक संधि होती है। 3 व्यक्ति आते हैं और 3 ही यहां पे क्या होती है दोस्तों, 3 ही सहायक संधि होती है। और 3 सहायक संधियों की हम बात करेंगे दोस्तों क्या होती है। अब देखना सहायक संधि की हम बात करेंगे। मार्क करो नहीं भैया, ये नहीं चलता भाई, और बताओ, और मार्कर हो यार किन्ना क्यों। चलो कोई नहीं, हम बता दें, समझ में आ रही होता ना। अब 3 व्यक्ति वो कौन कौन से थे, देखो ए व्यक्ति की बात करता हूं मैं पहले की, तो उसमें नाम आता है लॉर्ड वेल्लेस्ली। लॉर्ड वेल्लेस्ली ये व्यक्ति आता है, इसने भी सहायक संधि की अपने भारत और राजस्थान व्यक्तियों के साथ। और दूसरा व्यक्ति आता है लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग। अब जो तीसरा व्यक्ति आता है दोस्तों, वो कौन आता है, वो व्यक्ति आता है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। अब ये 3 व्यक्ति कौन थे और इनका क्या मकसद था, क्या उद्देश्य था, क्या मुद्दा था, बात समझना दोस्तों। यहां पे मैं क्या कहना चाहता हूं, ये 3 व्यक्ति भारत में कुछ संधियां लेके आते हैं, सहायक संधियां, कि अगर जो हमारी सहायक संधियां करेंगे या मान लेंगे, उनकी हम सहायता करेंगे, जो उनके साथ लूटपाट हो रही है उनसे हम बता लेंगे। तो यहां पे लॉर्ड डलहौजी जो संधि करता है, उस संधि का नाम है सहायक संधि नीति। अब सहायक संधि नीति क्या है दोस्तों, इसकी बात हम अब करेंगे। जो ये सहायक संधि नीति थी लॉर्ड वेल्लेस्ली की, इसमें यह कह दिया इन्होंने कि रियासत, जो रियासत है, रियासत की आंतरिक सुरक्षा और विदेशी नीति को बढ़ावा, विदेशी नीति को बढ़ावा। अब दोस्तों देखो ये क्या है, बढ़ावा क्यों करवाना चाहते हैं। आपको पता है जब ये मतलब कोई भी व्यक्ति या नेता है या फिर जो मानो उसका कोई भी अच्छा कार्य करने वाला व्यक्ति है ब्रिटिश का, अगर वो आएगा तो अपने कुछ ना कुछ मुद्दे या ब्रिटिश के फायदा तो देखा ही गए। हम कहीं जाते हैं, कुछ भी करते हैं तो अपना फायदा सबसे पहले देखते हैं। यही बात कुछ इधर लॉर्ड वेल्लेस्ली ने कह दी राजस्थान वालियों को या भारत वालों को, कहा कि आप जो रियासत की आंतरिक सुरक्षा है वो हम करेंगे। यानी क्या करेंगे, बात नंबर 1 समझना दोस्तों क्या बात है, कि जो रियासत या राज्य की जो आंतरिक व्यवस्था है उसकी सुरक्षा हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, उसमें कोई दोराही नहीं है। लेकिन दूसरी बात उन्होंने क्या रख दी, दूसरी बात कुछ सोचने वाली बात थी। दूसरी बात वेल्लेस्ली ने यह रख दी कि आपको जो आपके राज्य या रियासत में जो भी नीतियां होगी वो विदेश नीति होनी चाहिए। विदेश नीतियों को ज्यादा से ज्यादा यहां पे आपकी रियासत में लागू करना है और विदेशी नीति को बढ़ावा देना है। और तीसरी बात यह कह दी इन्होंने कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे, हम हथियार बनाएंगे, लेकिन उसमें जो भी खर्चा आएगा, जो भी आय व्यय है, वो राज्य या रियासत, उसके राजा, उसके नरेश, उसके नवाब भरेंगे। ये बात किसने कह दी, लॉर्ड वेल्लेस्ली ने कह दी। उन्होंने कहा चलो ठीक है, कि उस समय कुछ दिमाग उनका इस तरह था, कुछ संकट उन पर आ रहे थे, लूटपाट ज्यादा थी, तो उनके पास और कोई चारा नहीं था, और वो क्या किए, उनकी सहायक संधि को मान लिया दोस्तों। अब क्या होता है आगे की कड़ी में, यहां पे दोस्तों सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह पूछी जाएगी, राजस्थान की बात करने से पहले यह पूछी जाएगी कि जो ये वेल्लेस्ली की सहायक संधि है, ये भारत में सर्वप्रथम किसने स्वीकार की थी। तो आपको याद रखना, हैदरा का नवाब था, अपने नमाज ने यहां पे क्या की, इसकी स्वीकार की थी। हैदराबाद का राजा था उसने,
ठीक है दोस्तों, यहां पे आपको कुछ समझ में। अब बात आती है राजस्थान के किस व्यक्ति ने। तो राजस्थान का जो व्यक्ति था दोस्तों, तो मैं आपको यहां पे भारत की बात क्यों बता रहा हूं, भारत की बात इसलिए बता रहा हूं कि राजस्थान की बातें भारत से जुड़ी हुई है, वो एक कड़ी है, कड़ी से कड़ी जुड़कर चलेंगे तो दोस्तों हमें समझ में आएगा, हमें क्या है समझ में आएगा। तो इसी प्रकार मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पे पूछ लिया जाए भारत के किस राज्य ने या रियासत ने वेल्जली की संधि स्वीकार की थी। अब आपसे यह पूछ लिया जाए कि भारत के किस राज्य या किस रियासत ने सर्वप्रथम हमारे लॉर्ड वेल्जली की संधि स्वीकार की थी। दोस्तों इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है, हैदराबाद का नवाब था, उसने यहां पे इसका क्या किया, स्वीकार, नमाज ने इसकी स्वीकार कर ली थी। हैदराबाद का राजा, हैदराबाद का नवाब ने कर ली थी। हैदराबाद का नवाब था, उसने सर्वप्रथम क्या किया, यहाँ के हमारे वेल्जली की संधि को स्वीकार कर लिया। अब बात आती है कि राजस्थान के किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम हमारे इसके सहायक संधि नीति को स्वीकार किया। दोस्तों हमारे पास आता है भरतपुर रियासत और यहां का राजा था रणजीत सिंह। इसने क्या किया, यहां की इसकी सर्वप्रथम स्वीकार कर ले। और हैदराबाद का नवाब था, अगर पूछे हैदराबाद का नवाब ने जब ये वेल्जली की सहायक संधि नीति स्वीकार की थी, उस सन क्या था, वो वर्ष कौन सा था दोस्तों, याद रखना है 1798 था, 1798 था। क्योंकि आपको बता दूं ये 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, 23 जून 1757 में, और उसमें हमने देखा क्लाइव जी वहां पे जीत जाते हैं। और दूसरा युद्ध हुआ था हमारे बक्सर का युद्ध, और जो हुआ था 23 अक्टूबर 1764 में। और उसके बाद सहायक संधि होती है वेल्जली की, जो हैदराबाद का नवाब जी करते हैं वहां के, और वो कब करते हैं, 1798 में करते हैं। अब जो हमारे भरतपुर रियासत है, यहां पे एक अलवर रियासत इसके साथ जुड़ जाती है दोस्तों, अलवर रियासत भी इसके साथ जुड़ जाती है। दोनों रियासतों ने 1803 में इसको स्वीकार कर लिया, किसको, सहायक संधि नीति को स्वीकार कर लिया। दोस्तों किसने कर लिया, हमारे भरतपुर और अलवर और धौलपुर और करौली, इन चारों ने कर लिया था, इन चारों ने क्या किया, इस नीति को स्वीकार कर लिया था। अब दोस्तों आगे की बात करते हैं। जो ये नीति थी, ये राजनीतिक उद्देश्य के लिए नीति थी, सिर्फ राजनीति करने के लिए उद्देश्य की नीति थी। बिहार राजनीति किस प्रकार से की जाएगी, रक्षा और इस प्रकार से की जाएगी। आगे बात करूं दोस्तों, एक शानदार बात है कि यहाँ पे जो नीति आती है दोस्तों, वो अपने आती है इसकी लॉर्ड वेल्जली की बात करें, लॉर्ड हार्डिंग की बात आती है। अब लॉर्ड हार्डिंग में क्या था, लॉर्ड हार्डिंग की बहुत ही खूबसूरत बात है दोस्तों। लॉर्ड हार्डिंग की बात करूं मैं, तो लॉर्ड हार्डिंग ने एक नीति बना दी कि हमारे राजस्थान के अंदर मराठे थे, जो मराठे लोग थे वो लूटपाट बहुत ज्यादा करते थे, विदेशी को लूटपाट करते थे। तो राजस्थान वाले ने उनसे तंग आ गए, उन्होंने कहा भी कुछ ना कुछ तो किया जाए, वरना राजस्थान की रियासतें उजड़ जाएगी और इन पर विदेशियों का अधिकार हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से उनके दिमाग में चल रहा था। तो फिर यहां पे लॉर्ड हार्डिंग एक संधि लेके आता है, जो लॉर्ड वेल्जली कर ली दोस्तों, लॉर्ड हार्डिंग एक यहां पे शानदार संधि लेके आता है, और उस संधि में अपने राजस्थान के रियासतों के राजा नरेश फंस जाते हैं और उनके गुलाम बन जाते हैं। उसके बाद अब हम करेंगे दोस्तों कैसे, इस प्रकार देखो, लॉर्ड हार्डिंग की बात करूं, लॉर्ड हार्डिंग की एक शानदार संधि का नाम आता है, कौन सी संधि, आश्रित पार्थिव संधि। देखो आश्रित पार्थिव सहायक संधि नीति। अब दोस्तों देखो इसमें क्या है, आश्रित पार्थिव सहायक संधि नीति किसकी, लॉर्ड हार्डिंग की। अब क्या है इसमें, क्यों मैं बता रहा हूं, क्या कुछ खास है, क्या मुद्दे थे, क्या उद्देश्य था, क्यों ये बता रहे हो, ये इसका समझने की बात है दोस्तों, ये फैक्ट के साथ समझना।
इसमें होता क्या है कि यहां पे जो राजस्थान की रियासतों या भारत के जो रियासतों के राजा थे, उन्होंने उन्होंने ये जो लॉर्ड डलहौजी है, लॉर्ड हार्डिंग है, ये संधि लेके आया कि अगर आपके अंदर लूटपाट हो रही है आप राज्य या रियासत के अंदर, उससे हम रक्षा आपकी करेंगे, हम यहां पे अस्त्रों शस्त्रों का भी प्रयोग करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे। तो यहां पे राजाओं ने इसकी मंजूरी मान ली भी, हाँ हम ये स्वीकार करते हैं आपकी संधि नीति को, लेकिन हमारे जो राज्यों और रियासतों में लूटपाट हो रही है उनको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार जो लॉर्ड हार्डिंग की संधि है वो 1818 तक 1803 तक चला हमारे भरतपुर की रियासत और अलवर, करौली, धौलपुर से लेकर 1818 में सब रियासतों ने इसकी जो सहायक संधि थी, आश्रित पार्थो सहायक संधियां थी, वो मान ली दोस्तों। वो क्या की मान ली। अब यहां पे एक रियासत बचती है दोस्तों, वो है सिरोही। कौन सी बचती है दोस्तों? सिरोही। जो सिरोही रियासत है ये यहां पे बच जाती है, और वो सबसे अंत में, सबसे अंतिम में ये क्या करती है? सहायक संधि करती है। क्या करती है दोस्तों? सहायक संधि करती है। और किसकी सहायक संधि करती है? अपने लॉर्ड हार्डिंग की सहायक संधि करती है दोस्तों। लॉर्ड हार्डिंग की जो सहायक संधि करती है अंतिम बार, वो 1823 में करती है। 1823 में सिरोही के अंतिम जो सहायक संधि करने वाली रियासत है दोस्तों, याद रखना। और राजस्थान की प्रथम सहायक संधि करने वाली रियासत भरतपुर था। और पूछा जाए अगर भारत की, तो भारत की हैदराबाद 1798 ईस्वी में की गई थी। ये कुछ सहायक संधि। अब अपने बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी के एक शानदार सहायक नीति, सहायक संधि नीति है। इसके अंतर्गत दोस्तों कुछ एक अजीब सी कहानी, अजीब सी एक मुद्दा लेकर ये सामने आता है, और वो मुद्दा बहुत ही जबरदस्त मुद्दा होता है। वो मुद्दा एक ऐसा होता है, न तो भारतीयों को पसंद आता है न राजस्थानी, पर वो करे तो करे क्या? विदेशियों के आक्रमण हो रहे हैं, वो लूटपाट हो रही है, उनसे तो उनको बेचारों को बचना है। अब ब्रिटिश की दो नीतियां मान ली, सहायक संधि नीतियां, तो अब लॉर्ड डलहौजी की तो सहायक संधि नीति माननी पड़ेगी। अब गुलाम तो वो बन ही गए, अब उनकी यहां पे वास्तविक स्थापना तो हो ही गई 1764 में, तो अब वो करेंगे तो उनकी बात माननी पड़ेगी। उन्होंने सोच लिया, उनके दिमाग में चल रहा था कि भारत को लूटना है, राजस्थान को लूटना है। उनके दिमाग में, मन में क्या चल रही है वो भगवान जाने। जो हमारे मन में चल रही थी वो ये कि यही चाह रहा था कि हमें जो मराठों से बचाया जा सकता है। दोस्तों यहां पे देखो क्या होता है, यहां पे लॉर्ड डलहौजी जी एक सहायक संधि लेके आते हैं, और उस सहायक संधि का नाम आता है विल्य सहायक संधि। दोस्तों क्या नाम आता है? विल्य सहायक संधि। विल्य सहायक संधि, विल्य सहायक संधि आता है दोस्तों। विल्य सहायक संधि की हम बात करेंगे दोस्तों। देखो किस प्रकार से सहायक संधि की बात करेंगे। मार्कर खत्म हो गया भाई जी। अब देखो यहां पे लॉर्ड डलहौजी एक शानदार संधि लेके आता है, और संधि का विरोध भी किया गया, लेकिन विरोध करने पे क्या होता है? जब चिड़िया चुग गई खेत। अब देखो दोस्तों यहां पे होता क्या है, ये संधि लेके आता है विल्य सहायक संधि। विल्य सहायक संधि नीति लेके आता है, और कौन लेके आता है? लॉर्ड डलहौजी जी लेके आते हैं सहायक, विल्य सहायक संधि नीति। अब ये विल्य सहायक संधि नीति है क्या? इसके अंतर्गत ये कह दिया किसने? लॉर्ड डलहौजी ने, कि कोई राजा है, कोई राजा है, अगर उसके कोई संतान नहीं है, अगर कोई राजा है अगर उसके संतान नहीं है, बोलो तो कोई राजा है भी कोई संतान को नहीं संतान है, बेचारे का बच्चा कौन नहीं होना गया, या बच्चा है कौन है। तो इसमें बात रखी गई कि जो राजा नहीं संतान है, उसकी कोई संतान नहीं है, अगर उसकी संतान नहीं है, अगर वो मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है किसी भी कारण वंश, बुढ़ हो गए भी मरेगा, कोई जरूरी कौन युद्ध में भी मरे, युद्ध के जो मरता है उसे वीरगति कहते हैं, ठीक है सही दोनों। तो यहां पे कोई मृत्यु हो जाती है किसी कारण वंश, तो क्या होता है दोस्तों कि लॉर्ड डलहौजी ने कह दिया कोई राजा मर गया या मृत्यु हो गई किसी कारण वंश, शहीद हो गया या फिर वीरगति को प्राप्त हो गया, अगर उसका पुत्र है, अगर समझना दोस्तों यहां पे थोड़ा फैक्ट है कि अगर उसका कोई पुत्र है,
अगर कोई उसका पुत्र है तो वो राजा बन जाएगा। अगर वो उसका पुत्र है यानी उसके कोई भी संतान है तो उसका पुत्र राजा बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अगर वो निसंतान है, उसके कोई संतान नहीं है, उसके कोई पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं है, तो उसके स्थान पर न तो उसका भतीजा राजा बनेगा, ना ही उसका कोई भाई राजा बनेगा, ना ही उसका कोई भांजा, ना कोई उसका चाचा, ना ही कोई उसका पोता। पोता तो कहां से आएगा, बेचारे की संतान ही नहीं थी। तो कोई भी राजा नहीं बनेगा। और राजा के मरने के बाद अगर वो निसंतान है तो वो रियासत ब्रिटिश सरकार खुद में मिला लेगी और उस रियासत पर अधिकार किसका होगा, ब्रिटिश सत्ता का होगा। ये किसकी थी, लॉर्ड डलहौजी की सहायक संधि नीति थी दोस्तों। ये कुछ इस प्रकार से हमारी सहायक संधि नीति होती है। और इसी के बाद ही शुरू होती है दोस्तों 1857 की क्रांति। बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत की स्वतंत्रता संग्राम। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम जो 1757 से शुरू होता है, उसमें युद्ध होता है। लेकिन अपने देखें 1758 में 1857 में ये बहुत ही जोर से मुद्दा हो जाता है और इसको करना ही बहुत जरूरी होता है। और हमें पूरी तरह गुलाम बना लेते हैं ब्रिटिश सरकार, उनका विरोध करना पड़ता है और कोई चारा नहीं रहता। और ये विरोध तो होना ही था, आज हो गया या फिर पहले हो गया, होना तो था ही और हो के रहा। और भारत की ये शानदार विजय भी रही। अब दोस्तों देखते हैं इसके परिणाम भी करेंगे, परिणाम क्या है। तो दोस्तों यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि सहायक संधियां क्यों करनी पड़ी हमारे भारत और राजस्थान को ब्रिटिश सत्ता के साथ। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैं बात बताता हूं कि सहायक संधियां तो हो गई, सहायक संधियां तो हो गई, लेकिन कुछ पद भी सर्जित कर दिए गए और राजपुताना रेजिडेंस भी हमारे राजस्थान में लागू कर दी गई। जो राजपुताना रेजिडेंस है वो कराल्य था एक, उनके बोलूं तो हमारे पुलिस चौकी पुलिस थाना होता है, उसी प्रकार एक पुलिस थाना राजपुताना रेजिडेंस हमारे राजस्थान में बनाया गया दोस्तों। और वो बनाया गया हमारे अजमेर में, अजमेर के किसमें, अकबर का किले में बनाया गया था। इसकी दोस्तों बात करेंगे हम अगली क्लास में। और ये क्लास अब बार बार देखना, ये एक ऐसी कड़ी है जो आपको करना ही पड़ेगा। इसको अगर नहीं किया दोस्तों 1857 की क्रांति आपकी अधूरी रह जाएगी। 100 बार पढ़ लेना, लेकिन जब ये नहीं पढ़ोगे तो 1857 का जो उसका मुद्दा है, उसका उद्देश्य है, आपको समझ में नहीं आएगा। ये किस प्रकार से घटना घटती है ये आपको मैंने बता दिया। 1857 की जो मुद्दे हैं, उद्देश्य है, वो कुछ ही समय के बाद अगली क्लास में हम करेंगे। जब तक मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार नमस्कार।